हाय देयर। आज आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के लेक्चर नंबर 12 से लेकर 22 तक के शॉर्ट नोट्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और इन शॉर्ट नोट्स को भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट का टॉपिक है। सो इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि गुड्स प्रोड्यूस समवेयर एल्स, यानी कि किसी बाहर किसी मुल्क में गुड्स बने और डोमेस्टिकली उनको बेचा गया, यानी कि लोकल मार्केट में उसको बेचा गया। सो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिए गए केमिकल्स और टेक्नोलॉजी। तो ये दो वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती हैं, केमिकल्स भी और टेक्नोलॉजी भी, जिसके अंदर मशीनरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एक्सपर्टीज शामिल है। सो फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए इंपोर्ट करते वक्त। सो पहला ये है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि किस प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए प्रोसीजर्स, मेथडोलॉजीज, टेक्निकल प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इंपोर्ट के लिए इन तमाम चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है फिर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि गुड्स जो है वो डोमेस्टिकली बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए और उसको किसी बाहर के किसी दूसरे मुल्क में बेचा गया। सो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। सो इसके फ़ायदे क्या हैं? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमेशा एक्सपोर्ट को, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, कंट्री के लिए फ़ख्र की बात है, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं, इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन लोकल मार्केट में उसकी सेल नहीं हो पाती। तो अगर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो सारी बातें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर गेट को बनाया गया था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। सो ये एक एग्रीमेंट था, एक्चुअली ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक एग्रीमेंट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सो ये एग्रीमेंट्स हुआ कंट्रीज़ के दरमियान, जिसने एनकरेज किया इंटरनेशनल ट्रेड को। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो स्कोप था वो गेट से भी ज़्यादा था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंसिस्ट किया रिमूव करने के ऊपर आर्टिफिशियल बैरियर्स को, जो कि ताकि इनकरेज किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड को, और इसको बनाया गया जनवरी 1 1995 में। उसके बाद है फिर पर कैपिटा इनकम, यानी कि फीकस आमदनी। इसको मालूम किया जाता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड करते हुए टोटल पॉपुलेशन से। सो ये टूल है मेजर करने का दुनिया भर की इकोनॉमी को, और जो दुनिया भर की इकोनॉमीज़ है उनको 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है पर कैपिटा इनकम की बुनियाद पे। हाई इनकम कंट्रीज़ है जहाँ पर लोगों की इनकम जो है वो $9,000 या उससे ज़्यादा होती है। मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 765 से लेकर $9,000 तक होती है। और लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों की इनकम जो है वो बिलो $760 होती है। पाकिस्तान जो है वो लिटिल बिलो है $765 से, और वो मूव कर रहा है मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज़ की तरफ। सो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट आइटम्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जैसे कि राइस है, और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को जैसे कि बेड शीट्स, टी शर्ट्स और टावल्स वगैरह को। उसके बाद फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस। ये क्या है? ये जो एक गैप होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, सरप्लस भी कहते हैं और डेफिशिट भी कहते हैं। कभी सरप्लस तो कभी डेफिशिट, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। किसी एक कंट्री से डेफिशिट आ रहा है तो एक कंट्री से सरप्लस आ रहा है। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या है कि टोटल रिसिप्ट से टोटल पेमेंट को माइनस कर दिया जाए। अगर रिसिप्ट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, और अगर पेमेंट ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है। उसके बाद है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जारी बात है, या तो एक्सपोर्टर बने या इंपोर्टर बने। सो हमें देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट में टू कंज्यूम सरप्लस प्रोडक्ट। सो इंटरनेशनल फर्म्स। अब इंटरनेशनल फर्म्स क्या होती हैं? वो फर्म्स होती हैं जिनके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन एक से ज़्यादा कंट्री में होता है, और इनको मल्टीनेशनल फर्म्स भी कहा जाता है। और मल्टीनेशनल जो है वो डिज़ाइन करती हैं प्रोडक्ट हर कंट्री के लिए अलग-अलग। इसके अलावा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि पूरी की पूरी वर्ल्ड को एज अ सिंगल मार्केट कंसिडर करती हैं, और ये जो है इनकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में एक जैसी प्रोडक्ट होती है, इनकी एक जैसी पैकेजिंग भी होती है। उसके बाद है फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर इंडिपेंडेंट एजेंट होता है जो कि एक शख्स भी हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए काम करे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट होती है रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड, यानी कि कभी कभी हम अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को अब्रॉड। उसके बाद लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक कंपनी लाइसेंस देती है दूसरी को। और इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफिस है, ऑफिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है और वर्क करता है हमारे लिए, कंपनी के लिए। और उसके बाद है फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस। इसके बारे में
अगर हम बात करें तो ये एक तरह की पार्टनरशिप है और ज़्यादातर एयरलाइंस इंडस्ट्री में देखने में आती है, दो फर्म्स के दरमियान पार्टनरशिप होती है। और उसके बाद है फिर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी एक कंट्री के अंदर है और वो बाय करती है एसेट्स दूसरी कंट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ द लेक्चर नंबर 13, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड्स के कई सारे फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। सोशल और कल्चरल चेंज होता है, हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग है और कल्चर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है, और डिफरेंट लाइफस्टाइल भी होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और रिलीजन का भी डिफरेंस होता है। और हर रिलीजन के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो उसके फॉलोअर फॉलो करते हैं, और रिलीजन की वजह से लोग कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं जो कि रिलीजन में अलाउ होती है और कंपलसरी भी होती है कभी कभी, और एनकरेज की जाती है, और कुछ चीज़ों के ऊपर स्पेंड नहीं करते रिलीजन की वजह से क्योंकि वो रिलीजन के अंदर अलाउ नहीं होती। क्लाइमेट चेंज भी देखने में आता है और लॉस डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और ये लॉस जो है वो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा एनवायरनमेंट का डिफरेंस भी होता है और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी होते हैं। एक पर कैपिटा इनकम, फी का आमदनी जो कि आपको बताया गया था पिछले वाले लेसन के अंदर, वो डिफरेंट होती है, तो इसी वजह से डिफरेंट जो परचेसिंग पावर है लोगों की उसके अंदर भी फ़र्क आता है, कहीं पे परचेसिंग पावर ज़्यादा है कहीं पे कम है, और डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, कहीं पे सोशलिज्म सही, कहीं पे कैपिटलिज्म, और लोगों की प्रेफरेंस जो होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वो भी डिफरेंट पाई जाती है। किसी जगह पे लोग किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, किसी जगह पे किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे किंगडम है, कहीं पे कम्युनिज्म है। और उसके बाद है फिर टैरिफ। अब टैरिफ क्या है? टैरिफ जो एक टैक्स लगाया जाता है उस सामान के ऊपर जो कंट्री के अंदर बाहर से दाखिल हो रहा होता है, किसी दूसरे कंट्री से दाखिल हो रहा होता है, और इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि इंपोर्ट्स को कम किया जा सके। इसके अलावा कोटा भी लगाया जाता है। कोटा जो है वो एक लिमिट लगा दी जाती है किसी भी एक सामान के ऊपर के ये सामान इससे ज़्यादा नहीं आएगा, जैसे कि 1 लाख से ज़्यादा फ़ोन जो है वो नहीं आएंगे। सो ये इस तरह की लिमिट लगा दी जाती है। सब्सिडीज़ दी जाती है अपने मुल्क के प्रोड्यूसर को ताकि अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद है फिर बिज़नेस एथिक्स। बिज़नेस एथिक्स क्या है? एथिक्स से मुराद होता है बेसिक बिलीफ्स। बेसिक बिलीफ्स, सो कंपनी के बिलीव्स होते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एथिकल बिहेवियर क्या होता है? एथिकल बिहेवियर जो है वो एक सिस्टम डैट कन्फर्म्स द बिलीफ ऑफ द सोसाइटी, और बिजनेस जो है वो रन करता है उस सिस्टम के अंदर। उसके बाद है फिर कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। सो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप जो है वो प्रैक्टिस है कंपनी की जो कि सोसाइटी के मुताबिक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रैक्टिस करती है उन तमाम चीज़ों को जो कि सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट करती है। सो एथिकल बिहेवियर को अगर मैनेज प्रैक्टिसेस में देखें तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड एम्प्लॉयज़ है, यानी कि एम्प्लॉय के बारे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके अलावा रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ज़ाहिर बात है रिलेशनशिप होता है, और गवर्नमेंट के साथ भी इंट्रैक्शन होता है। इसके अलावा है प्लान टू इनिशिएट करने के लिए प्लान एथिकल बिहेवियर का, और उसके अलावा इनिशिएट करना एथिकल प्रोग्राम्स को। उसके बाद है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी के फ़ायदे के बारे में सोचना और ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, सोसाइटी के लिए जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड करना, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि एक तरफ तो अपना कारोबार भी करे कंपनी, लेकिन सोसाइटी के बारे में भी सोचे। और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें आता है एथिकल एटीट्यूड टूवर्ड्स कस्टमर के बारे में, कस्टमर की तरफ जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एथिकल किस्म का हो, अनएथिकल ना हो। एम्प्लॉयज़ के साथ डीलिंग करना ये भी इसके अंदर आ जाता है। ज़ाहिर बात है एम्प्लॉई भी ज़ाहिर बात है वैल्यूएबल चीज़ है कंपनी के लिए, वो भी ज़ाहिर बात है अहमियत। नाउ दी लेक्चर नंबर 14, जिसके अंदर सबसे पहले है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस के अफेयर के अंदर किसी एक तरीके से या दूसरे। सो इसके अंदर जो लोग शामिल होते हैं उनमें कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के खुद सप्लायर्स हैं जो सप्लाई करते हैं माल, बैंकर्स हैं, बैंक जो होते हैं, और गवर्नमेंट होती है, और इसके अलावा सोसाइटी एट लार्ज भी। तो ये तमाम लोग जो वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो नाउ द राइट्स ऑफ कस्टमर्स। कंज्यूमरिज्म आया, यानी कि प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। सो कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिले जो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है।
कस्टमर की सेफ्टी हो और कस्टमर का राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिले कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में, सप्लायर के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स जो अज्जा इस्तेमाल हुए हैं उसके बारे में, ओरिजिन ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ की है उसके बारे में, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। आपने देखा होगा अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड या फिर आईएसओ स्टैंडर्ड। इसके अलावा राइट टू बी हर्ड, उनको सुना जाए जब वो ज़ाहिर बात है अपन कुछ कंप्लेन वगैरह करें सो उनको सुना जाए, एक फोरम होना चाहिए। और राइट टू चूज़, उनका राइट है चूज़ करने का, और क्वालिटी सर्विस मिले। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी सर्विस ज़ाहिर बात है उसके अंदर इजाफा भी होता है और ज़रूरी भी होती है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट के हवाले से भी। एनवायरनमेंट का ख्याल रखना भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कारोबार किए जा रही है और वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। और यही हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और उससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी वजह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सामने आई हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि जो वेस्ट वाटर है उसको रिप्रोसेस किया जाए, उसको फेंका ना जाए, क्योंकि अगर उसको फेंका जाएगा तो फिर वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा। वेस्ट मटेरियल जो उसको दोबारा से रिसाइकिल कर लिया जाए, जैसे कि पेपर रिसाइकिल वगैरह होता है। स्मोक जो निकल रही है उसको भी ज़ाहिर बात है प्रोसेस कर लिया जाए। स्मोक फ्री सिस्टम भी आ चुके हैं अब तो खैर। और जो हीट है उसको भी रीप्रोसेस कर लिया जाए, उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। नाउ द एथिक्स फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के कुछ एथिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहे उस तरह का वो ऐड बना ले, कुछ अखलाकियात होती हैं। सो ट्रथफुल और ट्रथलेस कम्युनिकेशन, यानी कि जो मैसेज दिया जा रहा है वो झूठ नहीं होना चाहिए। अगर कोई झूठा मैसेज दे रहा है, सारी बात है वो अनएथिकल होगा, गैर अखलाकी होगा। ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट्स ना हो, ऐसी प्रोडक्ट को प्रमोट ना किया जाए जो सोसाइटी जिसको पसंद नहीं करती, जो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट ना लाई जाए। ऑब्जेक्शनेबल अपील ना हो, यानी कि इमोशनली चार्ज ना किया जाए लोगों को, कस्टमर्स को एक्चुअली इमोशनली चार्ज ना किया जाए, बच्चों वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए इमोशनली, उनको इमोशनली तौर पे चार्ज करने के लिए। फियर फैक्टर ना हो, यानी कि डरा कर चीज़ ना बेची जाए। इंश्योरेंस के ऐड में ऐसा हो सकता है कि लोगों को डराया जाए कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरह से करना ये भी अनएथिकल होता है, गैर अखलाकी होता है। सेक्सुअल कॉनोटेशंस ये भी अनएथिकल है। ऑब्जेक्शनेबल टाइमिंग्स, ऐसी टाइमिंग जो कि गलत टाइमिंग है, यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर आया हुआ सपोज और फैशनेबल प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे हैं तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी अनएथिकल है। और स्मोकिंग को भी प्रमोट नहीं होना चाहिए। पहले अगर आपने देखा हो कई साल पहले स्मोकिंग के एड्स आते थे, लेकिन अब स्मोकिंग के ऐड आना ख़त्म होते जा रहे हैं। तकरीबन शायद ही कोई ऐड आए तो आए, क्योंकि अब जो है इसको अनएथिकल समझा जाता है स्मोकिंग के ऐड को। उसके अलावा अंडर एज कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करना ये भी अनएथिकल है, ये भी गैर अखलाकी है। जो एज नहीं हुई है जब किसी की, उससे मतलब बच्चे को कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जा रही है जो कि ज़ाहिर बात है बड़ों के लिए है, सो ये भी गैर अखलाकी है। उसके अलावा लीगल कमिटमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन को लीगल बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी लॉज वगैरह हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ना हो एड्स के अंदर। सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर बात है डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, रेसेस के लोग हैं, सो किसी के रिलीजन का मजाक ना उड़ाया जाए या फिर किसी की नस्ल का मजाक ना उड़ाया जाए, इस तरह की कोई चीज़ ना की जाए। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयज़ की भी ज़ाहिर बात है हेल्थ और सेफ्टी जो है उसका ख्याल रखा जाए। उसके बाद फिर विज़ल ब्लोअर्स। अब ये वो लोग होते हैं जो इरेगुलरिटी को देखते हैं और उसको मैनेजमेंट की नॉलेज के अंदर लेकर आ जाते हैं। इरेगुलरिटी देखते हैं और नॉइस कर देते हैं, शोर मचाते हैं ये लोग, और इनका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट में। उसके बाद है फिर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दूसरों से काम लेना। एक्चुअली अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों के ज़रिए काम करना। मैनेजर वो पर्सन होता है जो प्रैक्टिस करता है फंक्शंस को ताकि अचीव कर सके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। अब कुछ फंक्शंस हैं मैनेजर के, वो फंक्शंस आपके सामने मौजूद हैं, जैसे कि प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग फॉर फ्यूचर के बारे में सोचना। ऑर्गेनाइजिंग है, एक्टिविटीज़ के बारे में डिसाइड करना जो वर्कर परफॉर्म करते हैं। और ग्रुप करना, एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर लेना, उनकी ग्रुप बना लेना। डेलीगेट करना अथॉरिटीज़ को। स्टाफिंग है,
यानी वैकेंट पोजीशन को फिल कर देना, जो खाली जगह है उसको फिल करना, कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेशन करना, यानी इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना मुख्तलिफ सोर्सेज से और फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, फिर उसको डिसेमिनेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, कहीं पे कोई तनाज़ा खड़ा हो जाता है उसको हैंडल किया जाए, कहीं पे भी तनाज़ा खड़ा हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के दरमियान भी हो सकता है ज़ाहिर बात है, और भी कहीं हो सकता है। सो उसको ज़ाहिर बात है हैंडल किया जाए, नेगोशिएट किया जाए, पार्टीज़ कभी मान नहीं रही होती उनके साथ नेगोशिएट किया जाए। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स ज़ाहिर बात है लिमिटेड हैं, सो रिसोर्स को एलोकेट किया जाए कि किस डिपार्टमेंट में कितने रिसोर्सेज जाएंगे, किस चीज़ के लिए हम कितने रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, मुख्तस करेंगे एक्चुअली इसको अगर हम उर्दू में कहें तो। उसके बाद है कंट्रोलिंग, और इस बात को मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। ये भी मैनेजर का काम होता है कि इस बात को लेके चले कि ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जाए। नंबर 15, मैनेजरियल स्किल्स। डिफरेंट तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं मैनेजर्स को। पहला है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू थिंक एट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के वक्त जो है वो सोचने की काबिलियत होना, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि दूसरों के साथ डील करने की एबिलिटी होना, काबिलियत होना। और तीसरा तरह का स्किल्स है टेक्निकल स्किल्स। ये स्किल, इसका मतलब ये होता है कि नॉलेज ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन। असल में ये स्किल उस स्किल को कहते हैं जहाँ पे हाथों से काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा फ्रीलांसिंग जो लोग कर रहे हैं आप में से या फिर सीख रहे हैं, सो फ्रीलांसिंग के अंदर जो जिस स्किल की ज़रूरत होती है वो टेक्निकल स्किल्स है। ज़्यादातर टेक्निकल स्किल ही रिक्वायर्ड होता है फ्रीलांसिंग में, और यही स्किल जो है वो लोअर लेवल के मैनेजर्स को भी रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है फिर गोल्स। गोल्स का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन जहाँ पे कंपनी जो है वो पहुँचना चाहती है, वो मंजिल जहाँ पे कंपनी पहुँचना चाहती है। उसके बाद है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो है वो सेट ऑफ प्लान्स है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये, लेकिन इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद फिर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होती है, और ये टॉप पर होती है प्लानिंग पिरामिड में, यानी कि सबसे ऊपर के लेवल की स्ट्रेटजी होती है। उससे नीचे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आ जाता है। डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है डिफरेंट बिजनेस पार्ट्स के लिए, और सबसे नीचे आ जाता है फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। सो ये वो लेवल होता है जहाँ पर तमाम फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म्ड होते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। गोल जो है वो हमें डायरेक्शन देता है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। सेटिंग कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो डिपेंड होता है उसके ऑब्जेक्टिव या गोल्स के ऊपर। और असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की असेसमेंट, उसकी इवेल्यूशन एक तरह से। उसके बाद फिर मिशन स्टेटमेंट। सो द पर्पस फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के। ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है, ये एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है या शॉर्ट पैराग्राफ भी होता है, जिसको कंपनी यूज़ करती है एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को। और इसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और मिशन स्टेटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान है। नाउ द टाइप्स ऑफ गोल्स। 3 तरह के गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म होता है वो प्लान होता है लेस देन 1 ईयर, और मीडियम टर्म 1 ईयर से 3 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म जो होता है वो मोर देन 3 ईयर्स। सो लेंथ जो होती है एंड की डिपेंड करती है टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और रिसर्च ने ये बात शो की है कि जो लोग प्लान करते हैं ज़ाहिर बात है उनका ज़्यादा सक्सेस रेट होता है लाइफ के अंदर। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक पूरा कोर्स है जो कि शायद आपने पढ़ लिया हो या आप पढ़ेंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो एरिया होता है जो लोगों के साथ डील करता है, उन लोगों के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। सो जाहिर बात है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसमें ह्यूमन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो इंसानों ही की बात हो रही है। सो ये डील करता है लोगों की एक्टिविटीज़ के साथ, और इसमें शामिल है क्या? अट्रैक्ट करना लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको मेंटेन करना, रिक्रूट करना। रिक्रूट के अंदर अट्रैक्ट किया जाता है, ऐसा प्रोसेस है अट्रैक्टिंग का एम्प्लॉई को जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट करने का। और इसके अलावा सिलेक्शन उनकी आ जाती है। HRM जो है वो डील करता है लोगों की एक्टिविटीज़ के साथ, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है? ट्रेनिंग HR का काम होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका जायज़ा लेना परफॉर्मेंस का, कंपनसेशन यानी कि सैलरी वगैरह, और एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी, तमाम चीज़ों के साथ जो है वो HR डील करता है।
सो स्कोप ऑफ HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है। टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, किस तरीके के लोग रिक्वायर्ड हैं, कब रिक्वायर्ड हैं और कितनी तादाद में रिक्वायर्ड है। इसके बाद है फिर जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट है जो कि आपको ऊपर बताया गया, ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी, लेबर यूनियन बनाई जाती है जो कि एम्प्लॉय के राइट्स के लिए काम भी करती है और एक तरह से बार्गेनिंग वगैरह भी कर रही होती है वो। उसके बाद फिर जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है कि तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जो कि रिलेटेड होती है जॉब से। ये डिवाइड है जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के अंदर। स्पेसिफिकेशन जो है, जॉब स्पेसिफिकेशन वो डिस्क्राइब करता है एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर जॉब की, एक ख़ास जॉब की, और इसके अंदर शामिल है जॉब का टाइटल, लोकेशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, सुपरविजन से मुराद कौन सुपरवाइज करेगा उस शख्स को और कितने लोग उसकी सुपरविजन में होंगे। सो जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब करता है ह्यूमन स्किल्स जिनकी ज़रूरत होती है एक जॉब को परफॉर्म करने की, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन शामिल है, कौन सी यानी कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और जेंडर मेल या फीमेल, और एज क्या एज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कोई स्पेशल स्किल अगर रिक्वायर्ड है तो वो, और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेक्चर नंबर 16, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो HR प्लानिंग के अंदर शामिल है व्हाट इज़ द गैप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई इन द मार्केट, यानी कि गैप क्या है ह्यूमन रिसोर्स डिमांड और ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई के दरमियान मार्केट के अंदर, और क्या कंडीशन है ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई की मार्केट के अंदर। सोर्सेज टू फाइंड पीपल, कहाँ से लोगों को ढूंढा जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंटरनल सोर्सेज भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती है। स्किल्स इन्वेंटरी, अब ये क्या है, ये एक ऐसा चार्ट है जो शो करता है ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनके स्किल्स को। उसके बाद रिप्लेसमेंट चार्ट जो शो करता है टर्नओवर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो टर्नओवर रेट का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लीव जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो रुझान है जॉब छोड़ने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद फिर रिटेंशन, यानी कि रोक के रखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को। एक्सपेंशन प्लान, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेंड करना चाहती है उसका प्लान होता है। रिप्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट, यानी कि अट्रैक्ट करना लोगों को, वो प्रोसेस जिसके जरिए अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को जॉब के लिए। सो फायदे होते हैं रिक्रूटमेंट के अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किया जाए, लोग ऑलरेडी ट्रेन होते हैं, और बाहर से अगर किया जाए उसके भी फ़ायदे हैं। वैरायटी ऑफ टैलेंट होता है, टैलेंट में इजाफा होता है, वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ होती है, नई तरह की एबिलिटीज़ आती हैं, वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन, नई तरह की क्वालिफिकेशन आती है। उसके बाद फिर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी बुनियाद के ऊपर, ना जेंडर की बुनियाद पे कोई फ़र्क किया जाए, ना रेस की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, ना रिलीजन की बुनियाद पे, ना ज़बान की बुनियाद पे, ना कलर की बुनियाद पे, और ना इस बुनियाद पे कि किसी ख़ास इलाके से इसका ताल्लुक है, इस बुनियाद के ऊपर फ़र्क किया जा रहा है। तो इसमें से किसी चीज़ के बुनियाद के ऊपर कोई फ़र्क ना किया जाए जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की जाए। सो सोर्सेज टू फाइंड पीपल, सो किस तरीके से लोगों को ढूंढा जाए, क्या क्या सोर्सेज है। इनफॉर्मल सर्च की जाती है और ये तब की जाती है जब रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है, और इसमें क्या होता है कि हर किसी से बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा जॉब पोस्टिंग है, सो नोटिस जो है वो लगाए जाते हैं जॉब के लिए बहुत सी जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जगह है कैफेटेरिया भी हो सकता है, फेयर प्राइस जॉब होती है, स्पोर्ट फील्ड्स होती हैं, और रिसेप्शन डेस्क होती है, नोटिस बोर्ड होते हैं, यूनियन ऑफिस होती है। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बहुत अच्छा सोर्स है सूटेबल कैंडिडेट्स के लिए। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कब कंसल्ट किया जाता है, जब फ्रेश ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड हो, और नॉट सो मैनी इंस्टीट्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। इसके अलावा सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास शॉर्ट लिस्ट भी होती है इंस्टीट्यूशन की, और कभी कभी टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, जैसे डॉक्टर की अपनी है एसोसिएशन है, लॉयर की अपनी है, मार्केटिंग प्रोफेशनल की अलग है। सो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है जब सीनियर पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड हो कोई। उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक्सपर्ट होते हैं इसी काम के अंदर। सो इनकी तब ज़रूरत पड़ती है जब जॉब टाइम स्पेन बहुत शॉर्ट हो, और जॉब टेक्निकल नेचर की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान जो है वो फ़र्क है फासले का एक्चुअली। और उसके बाद है फिर एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट की जाती है मीडिया के अंदर, और मीडिया का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ज़्यादा तादाद में जॉब अवेलेबल हो, और इसका नुकसान ये होता है कि कई सारी एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं और डिफ़िकल्ट होता है लार्ज एप्लीकेशन को हैंडल करना, और कॉस्टली प्रोसेस होता है ये। और उसके बाद है फिर सिलेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेज HRM प्रोसेस में। इसके अंदर क्या शामिल है, फिलिंग अप फॉर्म शामिल है, इंटरव्यू करना लोगों के, और टेस्ट को डेवलप करना। सो एप्लीकेशन ब्लैंक,
ये फॉर्म होता है जो कि डिज़ाइन करता है एम्प्लॉयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के लिए ताकि वो उसको फिल करे। अब इसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन ली जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है। सीवी या रेज्यूमे जब भेजा जाता है, कैंडिडेट जो भेजता है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो भेजता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अपनी हिसाब से भेजता है कि जो उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को खुद जो रिक्वायर होता है उसमें से कई चीज़ें सीवी वगैरह के अंदर नहीं होती। सो वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस फॉर्म के ज़रिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय से लेती है। सो टेस्ट एंड इंटरव्यू, यूज़ ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू जो डिपेंड करता है नेचर और जॉब की लेवल के ऊपर। सो टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट की भी टाइप है। अचीवमेंट टेस्ट है जो कि टेस्ट करता है उस नॉलेज को जो कैंडिडेट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हासिल की होती है, यानी कि डिग्री या डिप्लोमा वगैरह में। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि किस तरह का शख्स है ये जिसको टेस्ट किया जा रहा है। और स्किल टेस्ट होता है जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट है, टेस्ट ऑफ ट्रायल लर्निंग है और स्किल्स का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ स्किल है। इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड भी होता है जिसमें फिजिकल कंडीशन जो है वो कैंडिडेट की रिकॉर्ड कर ली जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के से ज्वाइन करने से पहले कैसी कंडीशन है फिजिकली, और इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि कैंडिडेट को कोई ट्रांसफरेबल डिजीज़ तो नहीं है जैसे कि कोरोना वायरस। कंसिडरेशन फॉर टेस्ट डेवलपमेंट, कुछ कंसिडरेशन है जैसे कि वैलिड है ये या नहीं है, रिलायबिलिटी, ये दो चीज़ें हैं। सो वैलिडिटी के अंदर कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट जो है वो किस हद तक रिलेवेंट है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का वो, और फेस वैलिडिटी उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस से मुराद कोई ये नहीं कि वो खूबसूरत होना चाहिए बल्कि प्रॉपर होना चाहिए, मिस्टेक्स ना। लेक्चर नंबर 17, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट, स्पेस, जगह जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, एनफ क्वांटिटी होनी चाहिए स्टेशनरी की, और इवेल्यूशन ऑफ टेस्ट यानी कि उसकी एग्जामिनेशन करना। एक बेंचमार्क आंसर होता है, पॉसिबल आंसर होता है तो उससे मैच किया जाए आंसर्स को। उसके बाद फिर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि वर्बल इंट्रैक्शन। वर्बल इंट्रैक्शन का मतलब ये कि बोल कर जो है वो इंट्रैक्शन करना, तो उसको हम जो है वो इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद है जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू जाहिर बात है एक मेथड ऑफ सिलेक्शन है जिसमें इंटरेक्ट किया जाता है कैंडिडेट के साथ वर्बली यानी कि बोल कर। टाइप ऑफ इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है जो टेलीफोन पे होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है जो कि एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। उसके बाद आ जाता है फिर टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यू। सो पैटर्न इंटरव्यू होता है जिसके अंदर प्री डिसाइडेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और सीक्वेंस भी प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही डिफाइंड होता है। नॉन पैटर्न होता है जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो सिचुएशन के मुताबिक पूछे जाते हैं, लेकिन शॉर्ट कमिंग है, कुछ खामियां हैं पैटर्न इंटरव्यू के अंदर के इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो प्री डिफाइंड है, पहले से जो डिफाइंड है उसके अलावा वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और नॉन पैटर्न की भी कुछ खामियां हैं जैसे कि नॉन प्रोफेशनल और इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो उसका सोल्यूशन ये निकला कि मिक्स इंटरव्यू, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन पहले से प्री डिफाइंड होंगे और कुछ जो है वो सिचुएशन के हिसाब से पूछे जाएंगे। वेज टू कंडक्ट इंटरव्यू, इंटरव्यू जो लिया जाता है उसके तरीके हैं। एक तो 1 पर्सन इंटरव्यू, एक शख्स इंटरव्यू लेगा, फिर पैनल इंटरव्यू, पूरा ग्रुप बैठा होगा जो इंटरव्यू लेगा। सो अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू। सो कुछ अरेंजमेंट है इंटरव्यू के। एक तो ये कि जगह प्रॉपर हो और उसके अलावा क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाए, कैंडिडेट का जो रेज्यूमे है उसको पहले से रीड करके रखा जाए। सो उसके बाद फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग के ज़रिए होती है और कुछ मेथड्स हैं ट्रेनिंग के, जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग को अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना, काम करते हुए सीखना एक तरह से। उसके अलावा ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है, इसमें जो है वो एम्प्लॉई जो है वो जाहिर बात है जो काम की जगह है उससे हट के सीखते हैं, काम करते हुए नहीं सीखते बल्कि उससे हट के सीखते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग में। सो डिफ़िकल्टी आती है ऑन जॉब ट्रेनिंग में, कुछ जॉब्स के अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं, लेक्चर्स जो कि कॉमन मेथड भी है, चीप मेथड ऐसा एक तरीका है, और कुछ जॉब्स के लिए ये एक बेहतरीन तरीका भी होता है, ये भी है। इसके अलावा वेस्टिबल ट्रेनिंग है, आर्टिफिशियल सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाती है लोगों को ट्रेन करने के लिए, एक आर्टिफिशियल किस्म की सिचुएशन बनाई जाती है। रोल प्ले होता है, डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं, उसके ज़रिए लोग सीखते हैं। बिजनेस गेम्स, आज के दौर में तो वैसे भी बिजनेस गेम्स भी आ चुके हैं, उससे सीखते हैं। और केस स्टडीज़, आपके असाइनमेंट्स में भी अक्सर जो है वो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उस तरह के कुछ केस स्टडीज़ दिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए।
परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, उसकी एग्जामिनेशन करना। और ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है वैलिडेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम की, कि क्या ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम वो दे रहा है जो हम चाहते हैं। और पे फॉर परफॉर्मेंस भी है आज के दौर में, यानी कि जितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसके मुताबिक भी पे किया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। और कंपनसेशन, कंपनसेशन जो है वो मॉनेटरी रिवॉर्ड भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड भी हो सकता है, यानी कि पैसा भी ये हो सकता है और पैसे के अलावा कोई और रिवॉर्ड दिया जाए। उसके बाद इंसेंटिव्स, ये प्लान्स होते हैं एम्प्लॉय की एनकरेजमेंट के लिए। और इंसेंटिव्स की टाइप्स है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर दिया जाता है, हर किसी को दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल लेवल के। लेक्चर नंबर 18, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। सो एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है एक जॉब के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से और ट्रेनिंग के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। इसके अलावा कलेक्टिव इंसेंटिव्स होते हैं, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है। बेनिफिट्स अदर देन सैलरीज एंड वेजेस दी जाती हैं, सैलरी और वेजेस के अलावा बेनिफिट दिए जाते हैं। उसके बाद है फिर कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंदर सैलरी है, सैलरी जो लॉन्गर पीरियड के लिए दी जाती है, एक हफ्ते के लिए, फोर्टनाइट के लिए यानी कि 15 दिन या फिर 2 हफ्तों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मंथ के लिए भी दी जा सकती है और पूरे साल के लिए भी। वेजेस दी जाती है शॉर्ट पीरियड के लिए, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, या फिर यूनिट्स कंप्लीट की बुनियाद पर, यानी कि जो पीस बनाया गया उसकी बुनियाद के ऊपर भी। दूसरे तरीके भी हैं कंपनसेशन के लिए, जैसे कि फ्री या फूड, चीपर फूड दी जाए, सस्ता या फ्री में खाना दे दिया जाए। रिटायरमेंट प्लान, जिनके रिटायरमेंट के बाद भी पे करे ऑर्गेनाइजेशन। पेंशन, ये भी कंपनसेशन का ही एक तरीका है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल का ख़र्चा उठाए, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे, और जो एम्प्लॉई के चिल्ड्रन हैं उनके तालीमी अखराजात जो है वो बर्दाश्त करे, ये भी कंपनसेशन का एक तरीका है। उसके बाद है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए किसी भी बुनियाद के ऊपर जब जॉब ऑफ़र की जाए। और वो बुनियादें कौन कौन सी होती हैं? जेंडर की बुनियाद पे कोई फ़र्क ना किया जाए, नेशनैलिटी की बुनियाद पे ना फ़र्क किया जाए, मज़हब की बुनियाद पे फ़र्क ना किया जाए, एरिया की बुनियाद पे, इलाकाई बुनियाद पे, लाइफ स्टाइल की बुनियाद पे, और ना नस्ली बुनियादों के ऊपर। और कई सारे कंट्रीज़ में ये लॉ के, कानून के ख़िलाफ़ है और एथिक्स के ख़िलाफ़ तो है ये। और कुछ लोगों को परसीव किया जाता है कि वो पार्टिकुलर जॉब के लिए वही लोग फिट हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि टीचर्स जो है वो फीमेल के लिए टीचर की जॉब फिट है और इंजीनियर जो है वो मेल के लिए फिट है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। सो मैनेजर को इवेल्यूएट नहीं करना चाहिए परफॉर्मेंस इन बुनियादों के ऊपर, जेंडर की बुनियाद के ऊपर नहीं करना चाहिए परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट, ना नेशनैलिटी की बुनियाद पे, ना नस्ल की बुनियाद पे, और ना मज़हब की बुनियाद पे। सो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता कोई बुनियाद डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और अगर कानून के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है तो ज़ाहिर बात है हमें कानून को भी फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। और ये चीज़ इखलाकी चीज़ है, अखलाकियात से भी यही चीज़ साबित है कि इंसान फ़र्क ना करे इन बुनियादों के ऊपर, बल्कि परफॉर्मेंस को देखें। सो रिसर्च से ये बात भी सामने आई है हमारे सामने कि जहाँ पर वैरायटी पाई जाती है लोगों की, वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करती हैं उसके मुकाबले में जिन ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह के लोग होते हैं। और पाकिस्तान की ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का इसी वजह से बुरा हाल है, वहाँ एक ही तरह के लोग हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स जाता है तो वो अपनी तरह के लोगों को लगवाने की कोशिश करता है, और इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजर है या ऑनर है, वो चाहता है कि वो भी अपने जैसे लोगों को रखे। सो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। सो मैनेजर्स को इनकरेज करना चाहिए डिफरेंट तरह के लोगों को कि वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें ताकि प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सके, प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा हो सके। उसके बाद फिर कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ एम्प्लॉई जो है वो लेबर यूनियन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और एक से ज़्यादा लेबर यूनियन भी कंपनी के अंदर हो सकती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए होता है, जो डील करता है मैनेजमेंट के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। और नेगोशिएशन हो सकती है सैलरी के ऊपर, वर्किंग कंडीशन के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर। उसके बाद फिर मोटिवेशन क्या, एक फोर्स है, पावर है, एनर्जी है जो कि फोर्स करती है लोगों को टास्क की तरफ। सो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। इस थ्योरी के मुताबिक लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं पैसे की वजह से या फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की वजह से। आपने लोगों से सुना होगा, कई सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ पैसा होना चाहिए, तो वो सिर्फ पैसे की वजह से मोटिवेट होते हैं क्योंकि वो सिर्फ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को फॉलो कर रहे होते हैं एक तरह से। उसके बाद है फ्रेडरिक टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इसके मुताबिक हर जॉब को जो है वो साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए, और जॉब जो है वो डिवाइड होनी चाहिए टास्क की बेस के ऊपर और स्किल ऑफ लेबर की बेस के ऊपर। और पे जो है वो अटैच होना चाहिए प्रोडक्टिविटी के साथ, यानी जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़े उतना ज़्यादा पे किया जाए।
उसके बाद अभी टाइम्स एंड मोशन स्टडी, इसके मुताबिक जो है वो टाइम स्पेंड ऑन जॉब, जो टाइम स्पेंड हो रहा है जॉब के ऊपर वो उसको स्टडी करना चाहिए साइंटिफिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए, और जो मोशंस ऑफ मशीन्स हैं या फिर ह्यूमन मोशंस हैं उस, और ऑब्जेक्शन हुआ फ्रेडरिक टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर, क्योंकि ये साइंटिफिक किस्म की थ्योरी थी तो इसने कंसिडर किया इंसानों को एज अ मशीन। और हॉथन स्टडीज़, अब हॉथन स्टडी का बेसिक पर्पस था कि लाइट का क्या। लेक्चर नंबर 19, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स। मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स भी दी और थ्योरी वाई भी दी। एक्स जो मैनेजर की सोच है वो एक तरह की नेगेटिव किस्म की सोच है, और वाई जो सोच है वो पॉजिटिव है। सो एक्स थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिसलाइक वर्क्स बाय नेचर। हर नॉर्मल इंसान जो है वो वर्क को डिसलाइक करता है बाय नेचर, और लोग जो है वो काम करते हैं कुछ प्रेशर की वजह से। और वो प्रेशर क्या होता है, सैलरी का प्रेशर होता है, एडवांसमेंट का, आगे बढ़ने का, रिस्पेक्ट और कुछ दूसरी फोर्स होती हैं। और वाई थ्योरी के मुताबिक लोग जो है वो इनहेरेंटली तौर पे वर्क करना चाहते हैं, वर्क करना पसंद करते हैं। सो एक्स और वाई थ्योरी को अगर हम देखें, सो एक्स टाइप मैनेजर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं पनिशमेंट, और वो थ्रेट देते हैं, एक तरह से धमकी वगैरह भी दे रहे होते हैं वो, ताकि लोग काम करें, और वो कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी को, वर्क की एक्टिविटी को बहुत क्लोजली तौर पे। जबकि वाई टाइप के जो मैनेजर होते हैं वो बैरियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और वो उन बैरियर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उन बैरियर्स को एलिमिनेट करते हैं। अब कुछ सिचुएशंस तो ऐसी हैं जहाँ पे मैनेजर को अडॉप्ट करना होता है एक्स टाइप बिहेवियर, और कुछ सिचुएशंस के अंदर वाई टाइप बिहेवियर अडॉप्ट करना है। कल्चरली अगर हम देखें तो कुछ सोसाइटीज़ जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर मैनेजर्स जो है वो वाई टाइप बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं एक्स टाइप बिहेवियर से। हमारे यहाँ नॉर्मली तो एक्स टाइप मैनेजर पाए जाते हैं, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में वाई टाइप बिहेवियर भी पाया जाता है। सो वाई डू पीपल वर्क, लोग वर्क क्यों करते हैं, नीड की वजह से, ज़रूरत कैसे, नीड क्या है, स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन यानी कि एहसास महरूमी की एक हालत, और इंसान को जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी उसको ज़रूरत होती है। सो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी, जिसके अंदर पूरी की पूरी हायरार्की मौजूद है आपके सामने। सबसे पहली जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल, उससे ऊपर चले तो सिक्योरिटी, फिर सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सो सबसे पहली नीड है बायोलॉजिकल नीड, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड भी कहा जा सकता है। सो ये इंसान की बॉडी से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप वगैरह शामिल है। उसके बाद आई थी सेफ्टी, इंसान को सेफ्टी की ज़रूरत है, हिफाजत की ज़रूरत है, और सेफ्टी किन चीज़ों से हो, कोल्ड से हो, हीट से हो, सैंड से हो, स्टॉर्म से हो, अर्थक्वेक से हो, एनिमल्स से भी हो, और एनिमीज से भी हो, दुश्मनों से भी ज़ाहिर बात है सेफ्टी होनी चाहिए। इसके अलावा सोशल नीड्स है, इंसान अकेला नहीं रह सकता, इंसान को दूसरे इंसानों की भी ज़रूरत होती है। और सेल्फ स्टीम है जो कि एक वर्थ जो है एक अटैच होती है हर इंसान की अपने साथ। सो जिनकी ज़्यादा सेल्फ स्टीम होती है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और हर किसी की रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद है फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि फुलेस्ट यूज़ करना, यूटिलाइज करना अपने पोटेंशियल का। सो यूज़ ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन, हायरार्की का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए मोटिवेशन के अंदर। बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल किया जा सकता है सैलरीज के ज़रिए, सस्ता या फ्री में खाना देकर, और रूटीन के जो आइटम हैं उनको कम दामों पे देकर। और सेफ्टी नीड्स को पूरा किया जा सकता है सेफ्टी डिवाइसेस के ज़रिए, जैसे कि हेलमेट है, ग्लव्स हैं, ग्लासेस हैं, और कोरोना के आने के बाद मास्क है, ये भी उसी के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं सेफ्टी के अंदर, जैसे कि स्पेशल पर्पस शूज़ हैं, मेडिकल की फैसिलिटी है, हाउस भी दिया जा सकता है, हाउस का रेंट भी दिया जा सकता है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस हो, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो, इंश्योरेंस हो, और पेंशन प्लान्स हो जो कि रिटायरमेंट के बाद का प्लान है, और प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एक्सीडेंट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप किया जाए कि एक्सीडेंट से रोका जा सके। उसके बाद है फिर सोशल नीड। लेक्चर नंबर 20, यूज़ ऑफ हायरार्की इन मोटिवेशन। सो अब है सेल्फ स्टीम, वर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की वर्थ होती है। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, डेजिग्नेशन शामिल है, इंडिविजुअल्स के स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज करना ऑर्गेनाइजेशन में। सो सेल्फ स्टीम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्टिविटी के साथ, और बहुत सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है सेल्फ स्टीम हाई करने के लिए। और उसमें क्या क्या शामिल है, फाइंडिंग टाइटल्स फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई के टाइटल से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। एम्प्लॉई का स्टेटस तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अगर सिर्फ टाइटल से भी फ़र्क पड़ जाएगा अगर टाइटल चेंज कर दिया है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो ऑनलाइन टैक्सी
सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है वो अपने ड्राइवर को ड्राइवर की जगह कैप्टन कहते हैं, क्योंकि टाइटल से भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद फिर रिकग्नाइज़ किया जाए, एबिलिटीज़ को माना जाए, अप्रिसिएशन वगैरह हो, अवार्ड्स दिए जाएँ। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने इंटर्नशिप की थी वहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है। इसी तरह से और भी डिफरेंट अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। उसके अलावा कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जा सकते हैं और सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट किया जाए, इजाफा किया जाए, प्रमोशन दिया जाए और स्टेटस को बढ़ाया जाए। सो नाउ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? फुलेस्ट यूटिलाइज करना अपने पोटेंशियल का, यानी कि तमाम एबिलिटीज़ का एक्चुअली इस्तेमाल करना। सो इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, किस तरीके से इसको किया जाए, हाई चैलेंजेस हों और हाई पोजीशन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो क्रिटिसाइज भी किया गया मेस्लो की हायरार्की थ्योरी को। ये पॉसिबल है कि ह्यूमन इंसानी जो ज़रूरियात हैं वो डेविएट कर सकती हैं उस ऑर्डर से जो मेस्लो ने दिया है। जैसे कि पाकिस्तान की ही अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे लोगों को सेफ्टी नहीं मिल रही, लेकिन सोशल नीड उनकी पूरी हो रही है। लोग अकेले नहीं हैं, ज़ाहिर बात है किसी ना किसी के साथ हैं, तो सोशल नीड तो पूरी हो रही है लेकिन सेफ्टी नहीं है। लेकिन तब भी लोग जो है ज़ाहिर बात है काम कर रहे हैं, बगैर सेफ्टी के भी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल नीड पूरी हो रही है तो उस तब भी लोग बगैर सेफ्टी के काम कर रहे हैं। तो इसी तरह डेविएट कर सकती है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में नीड्स जो है वो डेविएट कर सकती हैं। और ये भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या नीड्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद। चांसेस हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद भी कोई और नीड हो। उसके बाद है फिर टू फैक्टर थ्योरी या फिर हाइजीन थ्योरी। सो हर्जबर्ग ने ये थ्योरी प्रेजेंट की और इसने आइडिया लिया ह्यूमन हाइजीन से। सो दो फैक्टर हैं, एक हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर्स। सो फैक्टर्स जो कि एम्प्लॉई को बरकरार रखने के लिए, एम्प्लॉई में ऑर्गेनाइजेशन में बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हैं हाइजीन फैक्टर। और वो फैक्टर जिनके ज़रिए हाई प्रोडक्टिविटी हासिल की जाती है वर्कर्स से, वो मोटिवेटर्स कहलाते हैं। सो अगर हाइजीन फैक्टर को हम मेस्लो की थ्योरी के मुताबिक देखें तो वो हैं बायोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और पार्शियली तौर पे सोशल नीड। और मोटिवेटर्स को अगर हम देखें तो वो सोशल नीड है, सेल्फ स्टीम से और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सो दोनों जो है प्रेजेंट होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइम पे, ताकि प्रोडक्टिविटी भी वर्कर से ली जा सके, तब वर्कर रुका भी रहे और प्रोडक्टिविटी भी ली जा सके। उसके बाद है फिर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मोटिवेटेड होते हैं एक्सपेक्टेशन के बारे में, रिवार्ड से और इस बात की एश्योरेंस से, जो उनको रिवार्ड मिलने वाला है उसकी एश्योरेंस से, बाय डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। सो एक एक्सपेक्टेशन हो गई एक चीज़, और दूसरी हो गई एश्योरेंस होना रिवार्ड मिलने की। उसके बाद है फिर इक्विटी थ्योरी, यानी इक्विवेलेंस इन इनपुट एंड आउटकम्स। इनपुट वो चीज़ें होती हैं जो कि एम्प्लॉई के पास होती हैं, जो एम्प्लॉई लगाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि लेवल हो गया, लेवल ऑफ एजुकेशन, उसकी जो तालीम है एम्प्लॉई की वो, उसके स्किल्स, उसके एक्सपीरियंस, उसकी रेपुटेशन, उसका हार्डवर्क, उसके कनेक्शन। और आउटकम जो होता है जो उसको मिलता है वो सैलरीज है, डेजिग्नेशन उसकी जो है वो, उसका प्रमोशन जो है, बेनिफिट्स, सोशल स्टेटस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी। सो इक्विटी थ्योरी के मुताबिक बराबरी होना इनपुट और आउटकम्स के अंदर। सो उसके बाद है फिर इक्विटी थ्योरी। सो इंडिविजुअल जो है वो कंपेयर करता है अपने इनपुट आउटकम को दूसरों के इनपुट आउटकम के साथ। वो देखता है कि जितनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन वगैरह मेरे पास है उतना ही दूसरे के पास है, तो उसकी सैलरी और मेरी सैलरी के अंदर फ़र्क क्यों है। सो इस चीज़ से वो कंपेयर करता है। और आप में से जो लोग भी ज़ाहिर बात है जॉब कर रहे हैं, आप लोगों ने भी इस तरह का कंपैरिजन किया होगा और ये प्रैक्टिकली यही होता है। सो किस तरीके से इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो मैनेजर को एक्सप्लेन करना चाहिए रीज़न को, डिफरेंट आउटकम्स का एम्प्लॉई के, ताकि उनको मोटिवेट किया जाए। अब दो एम्प्लॉयज़ की सैलरी के दरमियान फ़र्क है तो इसको मैनेजर एक्सप्लेन करे कि भाई क्यों फ़र्क है। और लोग जो है वो कंपेयर करते हैं, ज़ाहिर बात है, अपने रिवार्ड को मार्केट के साथ भी। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो कंपेयर करते ही हैं, लेकिन मार्केट के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्केट में MBA की सैलरी जो है वो 50,000 है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 40,000 दे रही है, तो एम्प्लॉई उसको कंपेयर करेगा कि भाई मुझे 10,000 रुपये कम क्यों मिल रहे हैं। सो सारी बात है। लेक्चर नंबर 21, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सो रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथन करना डिज़ायर
बिहेवियर को वर्क प्लेस के ऊपर, वर्कर को फोर्स करना, मजबूर करना कि वो अडॉप्ट करे उस बिहेवियर को। तो दो तरीके होते हैं रीइंफोर्समेंट के, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में जो है वो एनकरेज किया जाता है वर्कर को एक पार्टिकुलर बिहेवियर के लिए कि तुम्हारा ये बिहेवियर होना चाहिए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में डिस्करेज किया जाता है एक पार्टिकुलर बिहेवियर को कि इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सो एम्प्लॉय रिलेशंस जो होता है, ह्यूमन रिलेशंस जो होता है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय भी होता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर भी होता है। सो पर्पस जो है वो ह्यूमन रिलेशन का इज़ टू गिव अ फीलिंग ऑफ फैमिली। उसके बाद अभी जॉब एनरिचमेंट, अब ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब लोग अंडर परफॉर्मिंग हो। इसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ एडिशन किया जाता है जॉब के अंदर, कुछ काम के अंदर इजाफा किया जाता है, और इससे क्या किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी कि वो अप्लाई करें अपना टैलेंट, नॉलेज और क्रिएटिविटी परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जॉब रीडिज़ाइनिंग है, यानी कि रीडिज़ाइन किया जाता है टास्क को, कुछ टास्क को टेक सम टास्क एंड गिव न्यू टास्क, कुछ टास्क को निकाल दिया जाता है, तो कुछ टास्क को ऐड किया जाता है। उसके बाद अभी जॉब शेयरिंग, लोग जो है वो टास्क वर्क को शेयर करते हैं। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो अपोजिट है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के। इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट मिलके जो है वो प्लान करते हैं एक दूसरे के साथ। डिफ़िकल्टी ये है एमबीओ के साथ, लोग एमबीओ की फ़िलासफ़ी को समझते नहीं है। अब हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों को जो है आदत है इस चीज़ की कि मैनेजमेंट प्लान करेंगे और जो सबऑर्डिनेट है वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसी वजह से मुश्किलात आ सकती हैं। एप्लीकेशन इसकी क्या है, इसको किस तरीके से किया जाता है। सबऑर्डिनेट जो है वो सेट करते हैं गोल्स कंसल्टेंसी के साथ टॉप मैनेजमेंट की। उसके बाद अभी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, और साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की अचीवमेंट के साथ वर्कर्स को जो है हायर लेवल ऑफ मोरल और सेटिस्फेक्शन होगा। उसके बाद आया था लीडर। अब लीडर वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को अचीवमेंट के लिए प्री डिफाइंड गोल, और लीडरशिप जो है एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की इन्फ्लुएंस करने की दूसरों को। मैनेजर और लीडर इन दोनों में थोड़ा फ़र्क पाया जाता है, दोनों सेम नहीं है। लीडर जो है वो चेंज एजेंट है, चेंज का काम करता है, तब्दीली लेकर आता है, जबकि मैनेजर जो है वो स्टेटस को के साथ उसका कंसर्न है, यानी कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। लीडरशिप, पावर ऑफ लीडर। लीडर की पावर जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, पोजीशन पावर, पर्सनल पावर। वो तमाम पावर जो अटैच होती है, जुड़ी होती है किसी पोजीशन के साथ, उसको पोजिशनल पावर कहता है। और वो पावर जो पोजिशनल पावर होती है ये ट्रांसफरेबल होती है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और वो पावर जो किसी शख्स के साथ जुड़ी होती है वो पर्सनल पावर होती है, और ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। और लीडर्स की भी टाइप्स होती है, एक तरह का लीडर नहीं होता है। एक तो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, ये वो लीडर होता है जाहिर बात है जो खुद से डिसीजन लेता है, और इस तरह की लीडरशिप की ज़रूरत तब पड़ती है जब टाइम ना हो, और इस तरह के लीडर्स के पास सेंट्रलाइज पावर होती है, यानी कि पावर एक जगह इकट्ठी होती है। तो मैनेजर जो है वो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल तब यूज़ करते हैं जब वो अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर भरोसा नहीं करते, और सबऑर्डिनेट जो इनके पास ट्रेनिंग ना हो, ना काफ़ी ट्रेनिंग हो, इस वजह से भी होता है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक लीडर हैं, डेमोक्रेसी के बारे में तो शायद आपको पता भी हो। डेमोक्रेटिक लीडर जो है ये शेयर करते हैं आइडियाज़ को, और इस स्टाइल में लीडर जो है वो इनकरेज करते हैं ज़्यादा कम्युनिकेशन को। इसके अलावा फ्री रेंज लीडर्स होते हैं, इसमें मैनेजर्स जो है वो ज़्यादा मैनेजर डिपेंड होता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, वो एनकरेज करता है सबऑर्डिनेट को कि वो डिसीजन लें खुद से। और ये अप्रोच तब प्रैक्टिस की जाती है जब स्टाफ ज़्यादा मोटिवेटेड हो, लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट में। सिनर्जिस्टिक का मतलब ये हुआ एक और एक 11 वाली बात हो गई यहाँ पे, यानी कि जब टीम वर्क है तो उससे फ़ायदा हो रहा है, एक और एक मिलके 11 का काम कर रहे हैं। अगर 11 का नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम वो 2 लोग मिलके 3 का काम कर रहे हैं, और 4 लोग हैं तो 5 का 6 का काम कर रहे हैं, तो उसको हम सिनर्जिस्टिक एनवायरनमेंट कहेंगे। और लोग जो है वो फुली ट्रेन है, और डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल होता है डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल में। ऑटोक्रेसी के अंदर जो है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रही होती है, कोई अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होती। वन वे कम्युनिकेशन होती है। डेमोक्रेसी में 2 वे कम्युनिकेशन है, बोथ वे कम्युनिकेशन है एक्चुअली, अपवर्ड भी होती है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। और फ्री रेन के अंदर ज़्यादातर कम्युनिकेशन होती है सबऑर्डिनेट्स के दरमियान, और ओकेशनल कम्युनिकेशन हो जाती है सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर्स के दरमियान। मेथड्स जो है डिसीजन मेकिंग का डिपेंड करता है सिचुएशन में। उसके बाद है फिर कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप। हर जॉब की अपनी यूनिकनेस होती है, जाहिर बात है। चेंज इन टास्क, विद द चेंज इन टास्क चेंज होने के साथ डिफरेंट जो टाइप्स हैं लीडर्स की, और डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल जो है वो रिक्वायर्ड है।
नाउ द लेक्चर नंबर 22 जो कि लास्ट लेसन है आज की इस वीडियो का भी और मिड टर्म से पहले का भी। सो मार्केटिंग क्या है? तमाम वो एक्टिविटीज़ जो कि एक्सचेंज को पॉसिबल बनाती हैं। और एक्सचेंज के अंदर क्या शामिल है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। सो मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे आगे भी दिया गया है कि एक सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटीज़ का जिसको डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन टू प्लान, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोट गुड्स, सर्विस एंड आइडियाज़ टू पोटेंशियल कस्टमर। यानी कि ये जो एक सिस्टम है एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटीज़ का। उसके बाद है फिर पोटेंशियल कस्टमर। अब पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं जिनके लिए गुड्स एंड सर्विस या आइडियाज़ को प्लान किया जाता है, प्राइस उसकी सेट की जाती है, प्लेस और प्रमोट भी किया जाता है। सो पोटेंशियल कस्टमर जो है एक कोई शख्स भी हो सकता है, कोई बॉडी भी हो सकती है, या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या कोई फर्म भी हो सकती है जिसके पास पैसा भी है, उसको ज़रूरत भी है और वो खर्च भी करना चाहता है पैसा। फॉर एग्जांपल एक शख्स भूखा है, उसने खाना खाना है, वो उसकी ज़रूरत है और उसके पास पैसा भी है और वो खर्च भी करना चाह रहा है पैसे। सो वो जो शख्स है वो जाहिर बात है एक रेस्टोरेंट का पोटेंशियल कस्टमर है। उसके बाद है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसा सेट जो कि इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ का है, यानी कि एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रही हैं और डिपेंडेंट भी हैं। सो प्लानिंग फॉर मार्केटिंग, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी मार्केटेड, क्या मार्केट होना चाहिए, कब होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, जो सामान है, जो प्रोडक्ट है वगैरह है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और उसके बाद फिर प्राइसिंग, यानी कि क्या प्राइस चार्ज किया जाए प्रोडक्ट का। और प्रमोशन है, क्या प्रोडक्ट प्रमोट होना चाहिए या नहीं। सो मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट क्या है? अब प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जिसको ऑफ़र किया जाता है सेल करने के लिए, उसको हम मार्केट के अंदर। सो तमाम वो चीज़ें जो टेंजिबल हैं, जिनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हैं। और सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं जो कि टचेबल नहीं होती, हम उनको टच नहीं कर सकते और फिजिकली देख भी नहीं सकते। सो मार्केटिंग ऑफ आइडियाज़, मार्केटिंग आइडियाज़ जो है वो अप्लाई किया जा सकता है नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर भी, जिसको हम सोसाइटल मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग कहते हैं। जैसा कि आस्किंग फॉर डोनेशंस वगैरह से मुतालिक भी अक्सर आपने देखा होगा मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा ड्राइव स्लो, जो मैसेजेस लगाए जाते हैं, पब्लिक मैसेज, गाड़ी स्लो चलाएं। इसके अलावा से योर प्रेयर्स, रिलीजियस मैसेज वगैरह जो दिए जाते हैं, जैसे कि नमाज कायम करें, इस तरह के मैसेजेस के लिए भी। उसके बाद फिर नीड क्या है? स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, यानी कि एहसास महरूमी की हालत। जब इंसान को किसी चीज़ की ज़ाहिर बात है ज़रूरत होती है तभी नीड होती है, किसी चीज़ की कमी होती है एक्चुअली। सो मार्केटर्स सेटिस्फाई करते हैं नीड को प्रोडक्ट, सर्विस, ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज़ के ज़रिए। सो मार्केट क्या है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक्सचेंज करते हैं लोग गुड्स, सर्विस और आइडियाज़। सो स्टेजेस हैं मार्केटिंग के अंदर। आज के दौर की मार्केटिंग जो आप देखते हैं वो पहले कई मराहिल से, कई स्टेजेस से गुजर के यहाँ तक पहुँची है। सो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज था पहला स्टेज, जिसमें तमाम एफर्ट्स इस बात पे लगाई जाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जाएँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस था, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसी वजह से इसको प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज कहा जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज आया। प्रोडक्शन से फोकस प्रोडक्ट के ऊपर आ गया, यानी कि मैनेजमेंट का फोकस क्वालिटी के ऊपर हो गया, ना कि क्वांटिटी पे। पहले क्वांटिटी पे था, अब क्वालिटी के ऊपर हो गया कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बना ली जाए, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स अच्छे हों, उसकी पायदारी हो। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पहले की चीज़ें बड़ी मजबूत होती थी, तो वो जो प्रोडक्ट्स बनी होती थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज पे बनी होती थी। उसके बाद सेल्स ओरिएंटेड स्टेज आ गया। फोकस जो हो गया वो सेल्स के ऊपर हो गया, सारा फोकस जो है सेल्स के ऊपर हो गया। और उसके बाद फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज आया। उसके मुताबिक जो है वो देखा गया अनसेटिस्फाइड नीड कस्टमर की, उसको सेटिस्फाई किया जाए। जो नीड्स पूरी नहीं हो रही कस्टमर की, उसको सेटिस्फाई किया जाए। और इसके बाद एक और स्टेज ऊपर गया मार्केटिंग का, वो है सोसाइटल मार्केटिंग स्टेज। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के जो बेनिफिट्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कारोबार तो करे, अपना मुनाफा भी कमाए, सब कुछ करे, लेकिन साथ में सोसाइटी का भी ख्याल रखे, उसको भी फ़ायदा पहुँचाए, उसको नुकसान ना पहुँचाए। नाउ द वैल्यू। अब वैल्यू क्या है? डिफरेंस है कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जितनी कम कॉस्ट होगी और जितने ज़्यादा बेनिफिट होंगे प्रोडक्ट के, उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट की।
उसके बाद है फिर यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है, एक कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की एबिलिटी सेटिस्फाई करने के लिए नीड, एनी एबिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई द नीड। अब जितनी ज़्यादा कमोडिटी नीड को सेटिस्फाई करेगी उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। और फिर है फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। इसके अंदर यूटिलिटी की भी कई फॉर्म्स हैं। टाइम यूटिलिटी, यानी कि वक्त पे एक चीज़ मिल जाएगी तो जाहिर बात है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। और फॉर्म यूटिलिटी होती है, यानी कि एक चीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है। अब आटा है, उसकी अपनी यूटिलिटी है, लेकिन जब उसको रोटी में कन्वर्ट कर दिया गया तो उसकी यूटिलिटी में इजाफा हो गया। प्लेस यूटिलिटी, यानी कि जिस जगह पे ज़रूरत है चीज़ उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दी जाए। और ऑनरशिप यूटिलिटी, अब प्रोडक्ट जब बनाई जाती है तो उस वक्त तो मैन्युफैक्चरर जो होता है जाहिर बात है वही ऑनर होता है, लेकिन उसको एंड बायर्स तक पहुंचाया जाता है डिफरेंट स्टेजेस के ज़रिए, स्टेप्स के ज़रिए। तो ये हुआ लेसन नंबर 22 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इन शॉर्ट नोट्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और मज़ीद मटेरियल और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।